अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वो एक मुहावरा है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये मिसाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। जून 2017 में हमें याद है निहाल हाशमी का अदलिया मुखालिफ एक मतनाज़ बयान सामने आया था, जिसके बाद उन्हें तौहीन अदालत में सज़ा भी हुई थी, जिसके बाद उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें वो अपने बयान पर माफ़ी मांगते हुए भी हमें नज़र आते हैं। लेकिन लगता है कि सज़ा ख़त्म होने और माफ़ी मांगने के अभी तक निहाल हाशमी का बल नहीं निकला। आज निहाल हाशमी का एक और मतनाज़ बयान सामने आ गया है जिसमें वो पाक फ़ौज पर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। निहाल हाशमी के इस बयान के बाद नून लीग ने हस्बे रिवायत हमेशा की तरह इनके उस बयान से ऐलान लातालुकी कर दिया। सवाल यह है कि निहाल हाशमी का ये जो बयान है कि ये प्लान था। एक तरफ जब पाक भारत ताल्लुकात कशीदा हैं, कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी हैं, इस वक्त ऐसे वक्त में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। इससे पहले हमें याद है राना मशहूद ने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील का एक तासुर दिया था, लेकिन नून लीग ने उससे भी इजहार लातालुकी कर दिया था। अब निहाल हाशमी के बयान से इजहार लातालुकी कर देना, क्या ये सब कुछ दानिस्ता तौर पर किया जा रहा है और क्या इस तरह कौमी इदारे की इस तरह से उनके खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने पर क्या कानून हरकत में आएगा? इस बारे में कानून क्या कहता है, इस पर भी प्रोग्राम के पहले से में हम बात करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे कि पंजाब में जो PTI की हुकूमत है, तब्दीली सरकार है, इसको शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद से बहुत सी मुश्किलात का सामना है। नून लीग की अपोजिशन पंजाब में भरपूर एहतजाज कर रही है और इस एहतजाज में पंजाब असम्बली के तकद्दुस को भी हमने देखा 4 दिन पहले। जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ सबने देखा। क्या पंजाब में तहरीक इंसाफ अपोजिशन के इस एहतजाजी रवैये का जो जवाब है ये अपनी कारकर्दगी से दे पाएगी या अपोजिशन के एहतजाज के सामने घुटने टेक देगी? तहरीक इंसाफ जो कि नून लीग पर यह तनकीद करके हुकूमत में आई कि नून लीग की हुकूमत सेहत, तालीम समेत दीगर जो बुनियादी सहूलियात हैं इसमें पीपल्स पार्टी भी हमेशा नाकाम रही, नून लीग भी नाकाम हुई। अब इसी तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत की सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आज हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी। उनसे पूछेंगे कि हुकूमत ने आज के दिन तक सेहत के लेकर जिस पर जो PTI की हुकूमत है बहुत कंसर्न रही है, इसको लेकर इन्होंने क्या अभी तक पॉलिसीज़ बनाई हैं, ख़ास तौर पर हॉस्पिटल्स के बारे में क्या इन्होंने नए कितने हॉस्पिटल्स बनने जा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं इनमें जो पॉलिसीज़ का फुकदान है इसके लिए इन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, ख़ास तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर नई हुकूमत किस तरह की पॉलिसीज़ बनाने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि हम जानते हैं कि किफ़ायत शारी को अपना नस्बुल ऐन कहने वाली PTI ने पंजाब में वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस और वज़रा के अखराजात में जो बजट आया है उसके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 25 से 60% तक इजाफा किया है। आखिर ये कैसी किफ़ायत शारी है? जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे एक अहम इशू कि अमेरिका ने एक बार फिर से पैगाम दिया है कि अफ़गान पॉलिसी तब्दील न करने तक पाकिस्तान पर दबाव जारी रखेंगे। जबकि कल एक बहुत बड़ा जो हमला हुआ कंधार में, इस हमले के बाद में से अफ़गानिस्तान में आम इंतखाबात जो कल होने जा रहे थे, इस हमले के बाद 1 हफ्ते तक के लिए वो मुलतवी कर दिए गए हैं। हम ये बात करेंगे कि अमेरिका एक तरफ दोहा में तालिबान से डायरेक्ट मुज़ाकरात कर रहा है, जिस पर अफ़गान सदर अशरफ गनी कहते हैं कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। ये सारा क्या मामला है? दूसरी जानिब पाकिस्तान से अमेरिका डूमोर का मुतालिबा भी करता है, उधर डायरेक्ट मुज़ाकरात भी करता है। अमेरिका की ये दोगली पॉलिसी क्यों है और अफ़गानिस्तान में जो होने वाले इंतखाबात हैं अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? प्रोग्राम के आखिर में इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ जलाली साहब हैं कराची से, लाहौर स्टूडियो से लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे और या मकबूल जान सीनियर तज्ज़ियाकार, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी दफ़ा जनरल खालिद नईम लोधी साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका लाहौर स्टूडियोज़ में। मेरे साथ लॉ एक्सपर्ट साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आमिर सईद राज साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। और सूबाई वज़ीर सेहत हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करती हूँ, मैं आपसे शुरू करती हूँ आमिर साहब। जो निहाल हाशमी का आज एक बार फिर से उनकी एक मतनाज़ बयान सामने आया। अभी हमें याद है कि 1 महीना उन्होंने जेल भी काटी, जो अदलिया मुखालिफ उन्होंने मतनाज़ बयानात दिए थे, उसके बाद आज फिर उनका एक बयान सामने आ गया है। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है ये आज़ादी इजहार राय का कानून है, आपको बोलने की इजाज़त देता है, आज़ादी इजहार राय का जो ये कानून है आर्टिकल 19। लेकिन इस कदर नहीं कि आप मुल्की जो इदारे हैं, मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ आप बोलना शुरू कर दें, मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ आप बात करना शुरू कर दें। इस जो कन्फ्यूजन पैदा हुई इस ये जब से ये बयान सामने आया है, क्या इनका जो बयान है आर्टिकल 19 इसके ज़ुमरे में आता है या इसको क्रॉस कर चुके हैं? देखें जी, मैं बहुत शुक्रिया आप लोगों ने आज बुलाया।
लेकिन मैं ये निहाल हाशमी की स्टेटमेंट के ऊपर आप लोग बार बार इसको कही जा रहे हैं, मैं कहता हूँ एक कौमी मुजरिम है जिसको हमारे मुल्क की अदालतों के खिलाफ बोलने के ऊपर अदालत के उज़्मा ने उसे सजा दी है और वो जेल गुजार के आया है। और जिस बंदे को ये नहीं पता है कि मैं पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोल रहा हूँ और पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जाके हमारे सरहदों के ऊपर लड़ रहे हैं, उन कुर्बानियों को भूल के वो आके आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी फौज कुछ नहीं कर रही या वहाँ कुछ नहीं कर रही। अब इसने बात की, आपने आर्टिकल 19 का है। आर्टिकल 19 आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आपके पास आज़ादी इजहार है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन आपको लिमिट्स में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी रोकता है आप पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो आपके ऊपर फिर हाई ट्रीजन का केस बनेगा, आपके ऊपर गद्दारी का केस बनेगा। जिस तरह उसने कहा है, आज स्टेटमेंट की है कि अफवाज पाकिस्तान ये नहीं कर रही, तो आर्टिकल 245 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बताता है कि अफवाज पाकिस्तान ने डायरेक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट चलना होता है। हमारी अफवाज ने सरहदों की हिफाजत करनी है, ये नहीं करना है कि अमन के हालात के अंदर जाके किसी की जगह पे कब्जा करना शुरू कर दें और मुल्क के अंदर जाके फसाद बर्पा कर दें। हमारी ये जो एटम बम बने हुए हैं अपनी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं, जब दुश्मन की कुव्वतें हमारे ऊपर हमला करती हैं खुदा न खास्ता, तो उस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने दिफा करना है। और मैं तो हैरान हूं उनकी उस स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने कहा है, लोगों को वर्गलाया है कि आपके टैक्स के ऊपर लोग अयाशी कर रहे हैं। ओ भाई, आप टैक्स देता कितने हैं, आप काम करते कितने हैं, ये लोगों को आप उकसा रहे हैं, किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कौन सा मुल्क है जो आपको इसका एजेंडा दे रहा है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपको आके ये कहते हैं कि हम लोग इसके साथ नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ अगले दिन आपने उसको राइट लेफ्ट खड़े किया होता है ताकि ये दिखा रहे होते हैं कि नहीं जी, हम अदलिया के खिलाफ बात लेके भी करेंगे और इनके खिलाफ बोलेंगे भी जी और साथ लेके भी खड़े होंगे। ये डुअल पॉलिसी नहीं चलेगी और पूरी दुनिया को पता है कि इसके पीछे एजेंडा क्या है। अगर मियां साहबान खामोश बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी हमारा एजेंडा नहीं है, तो भाई एजेंडा नहीं है आपकी पार्टी का, नहीं, इसको पार्टी से निकाल दें। आप अगले दिन साथ खड़ा करते हैं, इट मीन आप लोगों को दिखाते हैं कि हम बोलेंगे भी सही और फिर साइड पे आके खत्म नहीं करेंगे। जनरल साहब, हमेशा की तरह नून लीग ने तो इससे इजहार ला ताल्लुकी कर दिया। इससे पहले भी अदलिया के खिलाफ जब बयानबाजी की थी तो नून लीग ने कहा था इस बयान से इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल की गई थी। अब अगर इसके पीछे कोई एजेंडा है, पार्टी ला ताल्लुकी का इजहार कर रही है, तो कौन हो सकता है ऐसे बयानात के पीछे? क्या मकसद हो सकता है ऐसे बयानात का अपने जो इदारे हैं उनके खिलाफ? जी बहुत शुक्रिया। आपको पता है चूँकि मेरी तो एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, इसलिए मैं उस पर तो ज़्यादा बात नहीं करता कि पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब हम कहते हैं कि उन्होंने जो बात कही है वो किसी आर्टिकल के ख़िलाफ़ है, उनके ऊपर हाई ट्रीजन का मुकदमा चल सकता है, तो कभी चला कर भी दिखाया जाए ना। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि मुझे इतना मालूम है कि हाई ट्रीजन का मुकदमा शायद सिर्फ गवर्नमेंट कायम कर सकती है। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या करती है। लेकिन जो उन्होंने बातचीत की है, अगर मुझसे आप ज़ाती तौर पे पूछे तो इतनी लगव और बेसलेस है और सारी दुनिया के सामने इतनी अया है उसका उलट जो उन्होंने कहा है कि इसका तो जवाब मैं देना भी मुनासिब नहीं समझता। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि अगर ये वाकई किसी कानून के ज़ुमरे में आती है, ये बात जाती राय ही हो सकती है, जाती राय नहीं हो सकती, किसी एजेंडे के बगैर, किसी मकसद के बगैर, किसी की थपकी के बगैर कोई शख्स इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता। जी हाँ जी, ये बात तो मैं समझता हूँ कि ज़ाती इसलिए नहीं हो सकती। ज़ाती बात हमेशा होती है जब किसी ज़ात को नुकसान पहुँचे और किसी ज़ात के ऊपर वो कदगन ऐसे आई हो कि वो उसका इजहार करता है। जब आप एक इशू नेशनल लेवल का उठाते हैं और फिर ये कि आपकी एक हिस्ट्री है कि आपकी एफिलिएशन किसी के साथ मौजूद है और पहले भी आपने इस किस्म का काम किया और जब आप निकले तो लोगों ने हार भी पहनाए हैं, वो किन लोगों ने हार पहनाए हैं, किसके साथ एफिलिएशन है, ये चीज़ तो मेरे ख्याल कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ऐन मुमकिन है ऐसे लोगों को तो और लोग भी अपने एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल या है रोज़ रोशन की तरह कि वो खुद नहीं बोल रहे, उनको बुलवाया जा रहा है। सही। हिलाली साहब, आपको कुछ समझ आती है निहाल हाशमी के इस बयान की, मकसद की? कौन है पीछे, क्या एजेंडा हो सकता है? अब इस बात से बालातर के पार्टी ला ताल्लुकी का इजहार कर रही है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में कि ये कह ही नहीं सकता जब तक इसको किसी ने ये नहीं कहा है कि जाके कहो। इसलिए कि दे हैव नथिंग टू लूज़, अब कुछ रह नहीं गया है इनके पास। ये जो एविडेंस निकल रहा है और आस्ते आस्ते निकलेगा, खुदा जाने कितने साल तक इन लोगों को जेल में रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, क्या कहा है हाशमी जो नवाज शरीफ खुद नहीं मानता और जो खुद इंसिन्यूएट और हिंट नहीं किया है जब लोगों से बात करता है। कौन नहीं जानता कि वो समझता है कि जब तक
वो गवर्नमेंट में ना हो, वो हुकूमत ना करें, तो फिर पाकिस्तान ख़तरे में होगा। कौन नहीं जानता, हम ये सब जानते हैं। जमहूरियत वो कहता है ख़तरे में हो जाती है जब भी उसके निकलने का वक्त आता है। दूसरी बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक साजिश है। ये आउट ऑफ द ब्लू इस आदमी को आके ऐसी चीज़ कहना, ये खुद नहीं कह सकता है, बिकॉज ये कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि दिस इज इनफ। इस किस्म का शेम और रिडिक्यूल उस फौज पे करना जो इतने सैक्रिफाइस दिए, जो इतने बहादुर लोग मरे हैं, इसका जवाब, इसका सजा होना चाहिए और इसकी माफी प्लीज। हुकूमत को इस पे एक्शन में आना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, हुकूमत को लेना चाहिए, इसको ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ होगी, जिनसे पूछेंगे कि पंजाब में सेहत के हवाले से उनकी हुकूमत अब तक क्या पॉलिसीज बना सकी है। छोटे से वक्त के ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। हम सब जानते हैं, आप जानती हैं, पूरी आवाम जानती है कि पीटीआई की हुकूमत का एक जो बुनियादी कंसर्न रहा है अपोजिशन के दौर में भी, अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में भी, वो रहा है कि रोज़गार, सेहत, तालीम। तो हमने आज सोचा कि एक जो सेहत जो बड़ा बुनियादी चीज़ है और जो चाहिए हर पाकिस्तानी को, अच्छी सेहत चाहिए, सस्ता इलाज चाहिए, लेकिन म्यारी इलाज चाहिए, उस बारे में ज़रा आप लोगों से पूछा जाए कि क्या पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, ख़ासकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, जहाँ हर एक की पहुँच नहीं है, तो क्या सरकारी हस्पताल इस काबिल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं? इसलिए हमने आपको दावत दिया आज अपने प्रोग्राम में। ज़रा इसी को लेकर बताइएगा कि क्या होमवर्क किया था इलेक्शन से पहले और कितना इम्प्लीमेंट हो चुका है उस पर, और नई पॉलिसीज क्या आप लोग बना रहे हैं सेहत के हवाले से, खासकर सरकारी अस्पतालों की जो हालत है उसको लेकर। शाजिया, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि आपको पता है कि हमने एक तो 100 डेज एजेंडा दिया था। जिस 100 डेज एजेंडा के अंदर मेरी ये कमिटमेंट थी कि जितनी एमरजेंसीज़ हैं टर्शी केयर हॉस्पिटल्स की और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स की, उनको हम बाकायदा रोबस्ट करें, वहाँ इंश्योर करें कि डॉक्टर्स मौजूद हों इमरजेंसी सर्विसेज देने के लिए, और इसके अलावा इंश्योर करें कि वहाँ दवाइयाँ जो हैं वो मरीज़ों के लिए फ्री मौजूद हों इमरजेंसी के तौर पे। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैं काम कर रही हूँ और बहुत हद तक तकरीबन अब तक मैं कोई तकरीबन 25 से 30 अस्पताल फिर चुकी हूँ, और वहाँ जाके ख़ुद मैंने देखा है कि भाई इमरजेंसी में किस तरह की हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। और हमारे नए बजट के अंदर हमने अपने जो 14 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनकी रीवैम्पिंग के लिए भी बजट बाकायदा रखा हुआ है। एक तो नंबर 1। नंबर 2 ये था कि आपको पता है कि एक गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो सबसे बड़ा मसला पैसे का पड़ता है उसके लिए। तो जो हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है वो ये कि 36 के 36 ज़िला जो है, अजला जो है पंजाब के, उनमें हम सेहत का कार्ड दे दें, सेहत इंसाफ कार्ड। जो कार्ड इसलिए दिया जाएगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई किसी गरीब के घर में कोई बंदा बीमार हो तो वो उस कार्ड के तहत अपना इलाज करवा सकता है। वो तकरीबन 3,70,000 रुपये का लागत का वो कार्ड है, जिस बेसिस पे वो निजी अस्पतालों में भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। और जो ख़ास तौर पे इस कार्ड की खासियत ये है कि इसके अंदर हमने वो कार्ड्स आप लोगों ने कोई खास आपने स्केल बनाया है कि इन स्केल के लोगों को मिलेगा, गांव के लोगों को मिलेगा, क्योंकि आपने कैटेगरीज बनाई हैं इस कार्ड को देने के लिए? देखें शाजिया, ये जो है ना बेसिकली एक बाकायदा सर्वे आजकल हो रहा है, जिसके अंदर पहले जो सर्वे हुआ था वो 2011 का जो सर्वे था, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे था, PRSP ने वो सर्वे किया था। उस बेसिस के ऊपर जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर वो फैमिलीज़ जो अपना $2 पर डे यानी तकरीबन 300 रुपये पर डे की जो कमाई से नीचे रहती हैं फैमिलीज़, उन फैमिलीज़ के लिए ये कार्ड होगा। अच्छा। और इसके अंदर तकरीबन हमारे हिसाब से कोई 90 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो मुस्तफ़ीज़ होंगी। इस हिसाब से कोई 4 करोड़ बंदा जो है उसको इस कार्ड से फ़ायदा होगा। अच्छा। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसके अंदर वेरिफिकेशन का सिलसिला है वो इलाके के डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स भी साथ साथ करेंगे, और सर्विस के तहत
जो एक नया सर्वे इस वक्त चल रहा है उसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे और जो गुर्बत की लाइन से नीचे रहते हैं लोग उन सबको ये कार्ड दिया जाएगा। अच्छा। और उस कार्ड के लिए आज भी एक बड़ी अहम मीटिंग थी जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सहूलतें मिलें, न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि निजी अस्पतालों के अंदर, ख़ासतौर पर वो जो टीचिंग हॉस्पिटल्स जिनको हम कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस के साथ अटैच है, हाँ। जहाँ अच्छी से अच्छी सहूलतें हैं उनके साथ। निजी अस्पतालों में सहूलतें तो हैं लेकिन वो पैसे बहुत ज्यादा बटोरते हैं। यही मैं आपसे सवाल पूछने लगी थी कि वही निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स जो शाम को 5 बजे के बाद बैठकर अपने अपने प्राइवेट कमरों में 10-10 हज़ार 6-6 हज़ार रुपया फीस लेते हैं और 2 बजे सरकारी दफ्तरों से वो अपने कमरों को ताले लगा कर निकल जाते हैं। तो इस चीज के लिए आप लोगों ने कोई मैकेनिज्म बनाया है कि सरकारी अस्पताल जहां आवाम आपकी तकरीबन 80% आवाम सरकारी अस्पतालों का रुख करती है, तो वो डॉक्टर्स जो शाम को अपने पैसे बनाने के लालच में उनको छोड़कर अपने प्राइवेट दुकानें सजाते हैं, उनके लिए आप लोगों को पॉलिसीज बनाने की जरूरत है बहुत ज्यादा। देखिए जी, सबसे अहम पॉलिसी जो हम बनाने लगे वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड प्राइवेट प्रैक्टिस की करने लगे हैं। वो इस तरीके से करने लगे हैं कि आपको पता है पहली जो 6 यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर गंगाराम हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज और उसके अंदर मुल्तान निश्तर और फैसलाबाद में, इन सारे हॉस्पिटल्स के साथ हमारी ऑलरेडी इनके वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग होकर जो नया एक्ट है जो हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इंस्टीट्यूशन बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर किया था वो इंशाल्लाह वहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे अस्पताल वालों ने बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया। उसका ये है कि डॉक्टर्स को इनकरेज करेंगे कि अस्पताल के अंदर ही अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करें दोपहर के बाद, और वो क्योंकि कम रेट्स पे होगी और अस्पतालों के अंदर कम रेट्स के ऑपरेशन हो सकेंगे तो मरीज जो है फीस का मैकेनिज्म भी तय करने की जरूरत है ना। वो अगर सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट कमरे खोल के बैठ जाएंगे, बात तो फीस की है। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जब उस अस्पतालों के अंदर काम करेंगे तो इंस्टीट्यूशन बेस्ड प्रैक्टिस की खूबी इस बात की है कि एक स्टैंडर्डाइज फी होती है और एक स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन फी है, लेकिन ये भी वो होगी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जो सुबह के वक्त है वी विल इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ ऑल द डॉक्टर्स, और मैं आपको यकीनन बताती हूँ इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वैसे भी हम जिन कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स की बात करें, मैं उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो हॉस्पिटल्स अटैच्ड हैं उनके बारे में हम उनके साथ नेगोशिएट करेंगे कि वो कम पैसों के अंदर हमारे मरीजों को सपोर्ट करें। हम जैसे लोग, मेरे जैसे, हिलाली साहब जैसे, जनरल साहब जैसे लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में अगर जाते हैं, अल्लाह ना करे अस्पतालों में किसी को जाने की जरूरत पेश है, फिर भी इंसान है ना, तो क्या इस चीज़ के लिए भी मैकेनिज्म है कि कोई भी प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा तो एक खास पॉलिसी आप बनाएंगे कि एटलीस्ट फीसें तो कम रखें, ऑपरेशन कराएं, छोटा सा सर्जरी कराएं तो लाखों रुपए लग जाते हैं? देखिए जी, इस वक्त तो हम कोशिश पूरी ये कर रहे हैं, आपको पता है एक टास्क फोर्स भी बन गई है टू लुक आफ्टर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है जहां हमारी मुलाकात होगी और हम बाकायदा कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई स्टैंडर्डाइज किस्म की फ़ी हो जाए ताकि जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट वो कम से कम रीजनेबल रेट्स हो और कोई बहुत एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस ना दिए जाएं। वी आर वर्किंग ऑन ऑल दैट। लेकिन अहम चीज़ जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम सरकारी अस्पतालों को इतना बेहतर कर देंगे कि आपको शायद निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, और ये इंशाल्लाह अचीवेबल है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं आपको 80 की दिहाई की बात बताऊं तो 80 की दिहाई के अंदर ये सरकारी अस्पतालों में ही लोग जाया करते थे, कोई प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाया करता था। और सरकारी अस्पताल के अंदर हमेशा याद रखिए निजी अस्पतालों के मुकाबले में बहुत बेहतर सहूलतें होती हैं, बहुत बड़ा अमला होता है, लेकिन ये जानबूझ के काम खराब कर दिया गया था। अब इंशाल्लाह इस चीज को जरूर इम्प्रूव करेंगे। हिलाली साहब, जरूरी क्या है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको कंट्रोल में रखना जो रखना चाहिए, या सबसे ज़रूरी बात यह है कि सरकारी अस्पतालों को इस हद तक बेहतर बनाना कि हम जैसे आप जैसे लोग भी वहाँ जाएं और फ़ख्र से जाके वहाँ पर इलाज करा सके बगैर इसी डर के खौफ के कि हमें कोई पूछेगा नहीं, डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहा है, डॉक्टर की मरीज़ों की लंबी लंबी जो है ना वो लाइनें लगी हुई हैं, सहूलियात का फुकदान है यहाँ पर। ज़रूरी ये है कि सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाया जाए। इस वक्त सरकारी अस्पताल जो हैं वो इधर के कसाई खाने हैं। जैसे आप एडमिट होते हैं, आप फातिहा लोग आते हैं आपके पास पढ़ने के लिए, इसलिए कि अगर वो ऑपरेशन ही ठीक हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव केयर इतना बुरा है कि वो बचना बड़ा मुश्किल है। मैं तो आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में
ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये परवाह ही नहीं करते हैं। पैसे ना हो तो कोई आपको देखता भी नहीं है, और पैसे भी अगर हो फिर भी इनका जनरल साहब इस पे कोई बात करना चाह रहे हैं, जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे। जी जनरल साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले तो हमारी दुआ है कि डॉक्टर साहबा का जो प्लान है ये कामयाब हो और पीटीआई जो करना चाहती करे, लेकिन एक चीज़ की तरफ मैं तो जो मबूल कराना चाहूँगा, जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि ये जो बीमार होते हैं लोग, इसमें सबसे बड़ी वजह पीने का पानी और जो खुराक में हमारे मिलावट है और जो हवा में हमारी कसाफत है, ये 3 चीज़ों पर काबू पाना भी मेरा ख्याल हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। और इसके लिए ज़रूर इन्होंने कोई प्लान बनाया होगा। तो खुदारा कोशिश करके अपने अवाम को साफ़ पीने का पानी मुहैया कीजिए। जो लोग मिलावट करते हैं खाने पीने की चीज़ों में, स्पेशली बच्चों के दूध में, उनके लिए कोई सजाए मौत टाइप चीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये लोग बाद आने वाले नहीं हैं। दवाइयों में जो मिलावट करते हैं उनके लिए कोई करार वाकई सजाएं दें। तो ये चेंजेस लेकर आएँ लॉ में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन यकीनी बनाएं, तब जाके बुनियादी जब प्राइमरी हेल्थ शुरू होगी तो यहाँ से शुरू होगी मेरे ख्याल। डॉक्टर साहब अब कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल गुफ्तगू भी कर लेते हैं। पंजाब असम्बली में 2-3 रोज़ पहले जो हंगामा हुआ, जितना भी इसको गलत कहा जाए बिल्कुल ठीक है, मजम्मत की जानी चाहिए इसकी। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको इस तरह का बिल्कुल बिहेव नहीं करना चाहिए। हुकूमत में होते हैं इनके रवैये कुछ और होते हैं, अपोजिशन में आते हैं इनके रवैये कुछ और हो जाते हैं। लेकिन एक और जो चीज़ जो सवाल उठ रहा है कि 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली का भी इजलास होता है, शहबाज शरीफ वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर तकरीर भी करते हैं, फिर ऐसी कोई हंगामा आ रही हमें देखने में नहीं, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो पंजाब असम्बली में हुआ कहीं वो कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ना हो जाए। तो यहाँ पर हमें जो कमी नज़र आई वो ये नज़र आई, और सवालात भी ये उठे जो हमारे जहनों में भी हैं कि यहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली का हम रोल देखते हैं, वो बड़ा उन्होंने काबू में रखा। मैं उनका एक इंटरव्यू भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में बड़ी हमने रिसर्च की और बड़ा हमने इस पे प्लानिंग की, बड़ा काम किया, लोगों से बात भी की, और लेकिन हमने जो पंजाब असम्बली में लोगों का रवैया देखा उसमें लगा कि स्पीकर की जो था उनकी इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से ठीक नहीं थी, वो सूरत हाल को संभाल नहीं पाए, और उधर से असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा सारी सूरत हाल को संभाला। तो स्पीकर कौमी असम्बली की यहाँ पर आपको वो नज़र आती है, नहली नज़र आती है जो हालात को काबू नहीं रख पाए, कंट्रोल नहीं कर सके लोगों को। मेरा ख्याल है, देखो मेरा ख्याल है शाजिया, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप क्रेडिट इस बात की दीजिए कि नेशनल असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जब बात करनी शुरू की, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि असद कैसर साहब ने इंश्योर किया कि वो अपना असेंबली में ज़रूर आएँ, ऑल्दो ही वॉज कन्फाइंड टू बाय नैब। उसके बावजूद उनको बुलाया गया और उनको पूरा मौका दिया कि वो अपना जो उनका नज़रिया वो सामने लेके आए, और उसकी खामोशी से बात इम्पॉर्टेंट ये है कि हुकूमत ने आराम से और खामोशी से सारी बात उनकी सुनी। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। मकसद ये है कि हम जब ये आपको पता है कि परसों बहुत इम्पॉर्टेंट, दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, बिकॉज जो मिनिस्टर अपने हमारे फाइनेंस के थे वो बजट अनाउंस कर रहे थे, और वो बजट जो था वो बहुत अहम था। वजह ये थे कि ऑपोजिशन को ध्यान से सुनना चाहिए था कि बजट में कौन से पॉइंट्स है, ये ना हो ना कि हमने कोई गलतियां की हों, उनको गलतियों की निशानदही करने के बाद, तनकीद करने के बाद करेक्शन करवानी थी। लेकिन वो तो इस इरादे से आए नहीं थे। आप देखिए कि वो आते सार ही ना उन्होंने बजट के सुनने की कोई बात की, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे वो एक बंदा खड़े हुए उनके मोहम्मद अहमद साहब, और उसके बाद सब लोगों ने चीख चहाड़ा मचा दिया और शोर मचाया, और थ्रू आउट द बजट स्पीच उन्होंने बजट के बारे में बात नहीं करने दी, और वो जो एक तूफान बदतमीजी थी वो आपके सामने थी। उसके बावजूद आज के दिन में आपको बात बताऊं, आज ऑपोजिशन की अपना हमजा शरीफ साहब ने आके बात करनी थी, हर तरीके से उनको बाहर जाके कहा भी गया कि आप आइए तशरीफ लाएं, और हम सारों का पूरा इरादा था कि महज़ब तरीके से हम बैठ के हर उनकी सारी बात सुनने को तैयार थे। ये उनकी हमारे बजट पे जो तनकीद थी वो सुनने को तैयार थे, उनके जवाब देने को तैयार थे, लेकिन उन्हें आने की तकलीफ ही नहीं की। अफसोस से तो ये कहना पड़ता है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जब तक 6 लोगों को आप उनकी एंट्री को जो बैन किया उसको वापस नहीं लेंगे, वो कोई इजलास चलने नहीं देंगे। नहीं मतलब वो बाहर बैठ के इजलास तो नहीं रुकने लगा ना। अहम चीज़ है तो ये है कि डिसीजंस हो जाएंगी असेंबली के अंदर, और आपकी जो वॉइस ऑफ डिसेंट है वो नहीं होगी। इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि एक
एक उनके फर्द आए हुए थे अंदर, उन्होंने शुरू में भी कहा जी कोरम गिने, तो कोरम गिना गया मुकम्मल था। फिर दरमियान में एक दफ़ा आके कहा जी कोरम पूरा नहीं है, फिर कोरम पूरा हो गया, और कोई काम नहीं उन्होंने किया, सिर्फ उन्होंने आके कोरम पॉइंट आउट किया। एक फर्द आए थे उनकी तरफ से। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरह हमें वोट मिलके और हमें वोट दे के लोगों ने असेंबली के अंदर अगर बता रहे हुकूमत आई है, तो इसी तरह जो अपोजिशन वाले हैं उनका भी उतना ही बड़ा रोल होता है। हमेशा याद रखिए जब हम अपोजिशन लेकिन इन 2 महीनों में थे और तनकीद किया करते थे, ने आवाम को आपको जवाब भी दे दिया। वैसे जो सीटें जीती थी वही वापस ले ली उन्हीं। मेरा ख्याल है ऐसी नहीं, मेरा ख्याल है शाजिया ऐसी भी कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है, जो ये हमारी लाहौर वाली सीट है, आई एग्री, आपको भी पता है कि हाँ जी, और नहीं इधर वाली और बन्नू वाली, आई एग्री विद यू, पर मकसद ये है कि हालात ऐसे नहीं है कि आपका ख्याल है जिस तरह इस वक्त जिस मुश्किल जगह पे हम खड़े हैं बतौर हुकूमत, और मेरा ख्याल है जिस हिम्मत से इमरान खान साहब इस वक्त हर कदम उठा रहे हैं, ये आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं सिर्फ पंजाब ही की बात कर लूँ ना, तो आपको मैं बता दूं कि इस हुकूमत ने तो जो जुल्म और ज्यादती कर डाली थी, जो पुरानी हुकूमत है, यानी आप ये सोचिए कि 97 बिलियन रुपीस यानी 57 अरब रुपए के, तो इन्होंने चेक्स जो थे वो छोड़े थे जो बाउंस हुए, और उसके खिलाफ लोग कोर्टों में गए, और फिर हम लोगों ने वो सारे, वी ऑनर्ड ऑल दोस चेक्स। उनकी सबसे बड़ी ये बात है, नॉट ओनली दैट, अभी जो हेल्थ कार्ड्स की बात चल रही है, इन्होंने भी एक हेल्थ कार्ड का शोशा छोड़ा था देख के कि इमरान खान साहब का हेल्थ कार्ड बहुत कामयाब जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि हेल्थ कार्ड जो थे इन्होंने शुरू किए, और इनका जी हमने 17 जिलों में शुरू करी। जो इंकशाफ है वो आप हैरान होंगी कि 4 जिले यानी जीजी खान, अपना राजनपुर, उसके बाद मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में इन्होंने कार्ड बांट डाले, लेकिन उन कार्ड पे सर्विस कोई नहीं थी। लेकिन इस सर्विस अवेलेबल बिकॉज़ इस बजट पे जो तनकीद हो रही है उस पे आपसे मैं बात करती हूं। हिलाली साहब, अब ये जो पिछले हफ्ते, एक हफ्ता पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, पीटीआई की अपनी जीती हुई जो सीटें थी, हार जाना, ये अवाम का आपको लगता है रिएक्शन है? जो महंगाई हुई है, जो गैस महंगी हुई है, बिजली जो महंगी हो रही है, जो डॉलर 2 महीनों में इतना ऊपर चला गया इनके इकदाम की वजह से, ये जो IMF में जा रहे हैं, ये उनका अवाम ने रिएक्शन दिया है? हाँ, कुछ हद तक वो है, काफ़ी हद तक वो है, और फिर बैड कैंडिडेट्स और पार्टी यूनिटी नहीं थी, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन नहीं था, बहुत सारे वजूहात हैं, हर कंस्टिट्यूंसी में अपना अपना वजूहात है, मगर हाँ ये जो प्राइसेस हैं इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप हमारे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कल जो कंधार में हमला हुआ, इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं अफगान पॉलिसी। एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जल साहब, कल जो कंधार में हमला हुआ, हर लिहाज से बहुत बड़ा हमला था ये। कल इलेक्शन होने थे, अब 1 हफ्ते के लिए इलेक्शन को मजीद जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। वहाँ के पुलिस चीफ, अफगान इंटेलिजेंस के जो मकामी जो उनके सरबराह थे वो भी इसमें हलाक हुए। तो ऐसे वक्त में जब पार्लियामानी इलेक्शन होने जा रहा है, तालिबान की जानिब से ऐसा हमला, क्या ये, और दूसरी तरफ तालिबान जो है वो अमेरिका डायरेक्ट दोहा में उनसे मुज़ाकरात कर रहा है, क्या तालिबान का ये मैसेज है उनको कि ज़ाहिर है उनका मुतालिबा तो यही रहा है ना हमेशा से तालिबान का कि अमरीकी अफवाज यहाँ से निकल जाएं, तो क्या ये तालिबान का मैसेज है कि वो वीकनेस अपनी शो नहीं करना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि आज भी अफगानिस्तान में कंट्रोल हमारा ही है, ताकि उनकी जो मुज़ाकरात की पोजीशन है वो वीक ना पड़े? जी, पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है, मेरे ख्याल हुकूमत पाकिस्तान ने भी और आर्म फोर्सेस की तरफ से भी इस पर अफसोस का इजहार किया गया है। असल में बात यह है कि जब जो लफ्ज़ गदर है ना, वो बिल्कुल अफगानिस्तान पर तो पूरा साबित होता है कि वो उस मुल्क में एक गदर की कैफियत है। वहाँ कोई हुकूमत नहीं है। अगर वो अफगान हुकूमत ये कहे कि हम हुकूमत कर रहे हैं, तो देखें पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेनिटी का हुकूमत करने का एक डेफिनेशन है, और वो ये है कि आप लॉ बना सकते हो और आप उस लॉ को इन्फोर्स कर सकते हो अपनी पूरी बाउंड्री में। अब 60 से 70% इलाका तो उनके कंट्रोल में ही नहीं है, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि ठीक है
यूएनओ के लिहाज से या गवर्नमेंट के लिहाज से वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, लेकिन असल में ऑन ग्राउंड वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। और इस सूरत में जबकि आधे से ज़्यादा इलाका उनके कंट्रोल में नहीं है, इंतखाबात कराना ही कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। मेरे ख्याल अफगान तालिबान ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि हम जो आपके साथ बातचीत पर रजामंद हुए हैं वो ये है कि पहले आइए, इस मुल्क के मतलब कि इसको सेफ बनाने के लिए, यहाँ पर अमन लाने के लिए एक गुफ्तगू की जाए। ये इंतखाबात वगैरह उसके बाद के मरहले हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो जो पैगाम देना चाहते थे, एक तो आपने दुरुस्त कहा कि वो अपनी कोई वीकनेस नहीं शो करना चाहते, और जहाँ तक वो बातचीत का ताल्लुक है, बातचीत में भी शायद थोड़ा सा तातल इसी बात पर है कि अमरीकी वहाँ पर रहना चाहते हैं। वो किसी न किसी फॉर्म में उनके रहने पर उन्होंने इतराज़ कम कर दिया है अफगान तालिबान ने, लेकिन इस बात पर वो बिल्कुल राज़ी नहीं है कि बैरूनी अफवाज किसी शक्ल में वहाँ पर विराजमान रहे। तो ये एक उनका है जो मामला चल रहा है। तो और भी बहुत सारे मामला हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अफगानिस्तान जो कि टूटा फूटा हुआ अफगानिस्तान है वो इंतखाबात के मरहले में जा सकता है। अगर होगा भी तो वो जिसको कहते हैं शैम इंतखाबात वो होंगे जो कि सही लोगों को सामने नहीं ला सकेंगे। और मेरा ख्याल है तमाम धमाकों के बाद तो टर्नआउट भी बहुत कम होगा। यही बात मैं लाली साहब आपसे पूछना चाहती हूँ। ऐसे में तो इंतखाबात इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, इस डर खौफ की वजह से लोग बाहर निकलेंगे नहीं, तो कौन मानेगा ऐसे रिजल्ट्स को? तो कौन सा इलेक्शन अफगानिस्तान में हुआ है जो मुनसिफाना और फेयर और हैवी टर्नआउट के साथ हुआ है? ये सब ये कठपुतली रेजीम है, ये ऑक्यूपेशन फोर्सेस इसको लाते हैं उसको लाते हैं। करजाई को तो जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया हम सब जानते हैं। ये सब भूल जाएं, ये सब फेक फ्रॉड, ये सब अमेरिकनों की चालें हैं। दूसरी बात है ये अमेरिकन का खेल जो है ये आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, इन्होंने, मैं तो हैरान हो गया आज पढ़ के, इन्होंने अनाउंस किया है शाजिया कि हम पाकिस्तान पर प्रेशर लाएंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट करें और हमारी साउथ एशिया स्ट्रैटेजी के तहत वो काम करें। तो मैंने कहा क्या बात है भाई। अच्छा, इनका साउथ एशिया स्ट्रैटेजी क्या है कि पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को मानना चाहिए कि ये रीजन का चौकीदार है। अच्छा, पाकिस्तान फेंस नहीं बनाए, क्यों भाई, क्यों फेंस नहीं बनाए? हम टेररिस्ट को रोकना चाहते हैं, स्मगलर्स को रोकना चाहते हैं, आप कहते हैं फेंस नहीं बनाए, क्यों? इसलिए कि काबुल, इसलिए कि हिंदुस्तान और तुम मिलके जो एजेंट भेजना चाहते हो, ये यादाव के तरह और पता नहीं कितने लोगों को भेजा है, वो आते रहे। माफ करिए कि हमारे पॉलिसी डिफरेंसेस अमेरिका के साथ दे आर इररिकंसाइलेबल। ये एक अनहैप्पी बैड विशस मैरिज को हमें खत्म करना चाहिए। मगर हम क्या सुनते हैं? DGISPR ने लंदन में जाके कहा अमेरिका ठहरो अफगानिस्तान में, खुदा के लिए ठहरो, इसलिए जब तक अमन नहीं होती उधर से मत जाओ। तो तालिबान ने कहते हैं जब तक अमन नहीं आए, जब तुम जाओगे नहीं अमन नहीं आएगी। तो भाई हम किस चीज के लिए तैयारी करें? सही। मेरे साथ रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हैं, तज्जियाकार, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। ये जो कल कंधार में हमला हुआ है बहुत बड़ा हमला था हर लिहाज से, इलेक्शंस भी एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए, तो अब एक हफ्ते के बाद जो इलेक्शंस होंगे इतना डर खौफ है क्योंकि इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान ही 10 कैंडिडेट को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, तो ऐसे होने वाले जो इलेक्शन कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हो जाएंगे? देखें, इस हमले से पहले भी 1/3 जो पोलिंग स्टेशन हैं पूरे अफगानिस्तान में वो बंद थे, वहाँ पर पोलिंग नहीं हो रही थी, और वो इलाके तालिबान के कंट्रोल में हैं, और 3 जो छोटे जिले हैं वो ISIS दाइश के कब्जे में हैं। तो वहाँ तो पहले ही पोलिंग नहीं हो रही, कोई कैंपेन नहीं हो रही, और जहाँ पे कैंपेन हो रही है वहाँ पर भी खौफ के साए में वहाँ पर भी हमले हुए। तो काफ़ी एक मुश्किल सूरत हाल है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने कोशिश की है, 54,000 उन्होंने फौजी और पुलिस के लोग इंतखाबात के लिए मुतय्यन किए हैं, लेकिन ये है कि ये नाकाफी है। ये तालिबान का मैसेज क्या है? एक तरफ अमेरिका के साथ दोहा में डायरेक्टली ये लोग टॉक कर रहे हैं, टेबल टॉक हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और दूसरी तरफ तालिबान यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। ये मैसेज किसके लिए है? कि इलेक्शंस नहीं चाहते, वो चाहते नहीं है कि हुकूमत बने वहाँ यहाँ पर, एक तरफ ये भी चाहते हैं कि अफवाज यहाँ से निकल जाए अमरीकी। पहली बात तो यह है ना कि अफगानिस्तान में जंग हो रही है, वहाँ पे कोई जंगबंदी नहीं हुई, बातचीत हुई है, 2 दौर हुए हैं अमेरिका के हुकाम के और तालिबान के, लेकिन कोई अभी तक जंगबंदी के बारे में कुछ सीज फायर नहीं हुआ।
इसलिए ऐसे हमले पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तालिबान ने इंतखाबात का बाइकाट किया है और वो कह रहे हैं कि वो जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं पोलिंग स्टेशंस को या इंतखाबी कैंपेन को, इनके ऊपर हमले करेंगे। और फिर ये भी है कि ये जो तालिबान हमले करते हैं, ज़ाहिर है इसमें फिर सिविलियन भी मरते हैं, वो भी ज़ाहिर है इंतखाबात हो रहे हैं जैसे हो रहे हैं। तो तालिबान ने पहले भी हमले किए और काफ़ी वहाँ पे लोग मरे हैं, 10 उम्मीदवार पहले मर गए थे, अब मजीद मर गए हैं। और फिर ये जो बड़ा हमला कंदहार के गवर्नर हाउस के अंदर हुआ है, ये इससे काफ़ी नुकसान हुआ अफगानिस्तान को। कंदहार के सूबे में इंतखाबात एक हफ्ते के लिए मुलतवी किए गए हैं। गजनी के सूबे में पहले ही इंतखाबात नहीं हो रहे, तो 34 जो सूबे हैं उनमें 22 में तो 32 में तो इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भी मैंने बताया कि 1/3 पोलिंग स्टेशन जो है वो बंद रहेंगे, वहाँ पे पोलिंग नहीं होगी। सही। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात ये बताइएगा कि अफगान सदर कहते हैं कि जो दोहा में अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर अमेरिका अफगान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहता है, उनके साथ बात करना चाहता है, तो अब अफगानियों को शामिल किए बगैर वो ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ सकता है? उनको तो पता ही नहीं है क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है। देखें, ये तो तालिबान का मुतालबा था कि वो अमेरिका से बात करना चाहते हैं, इसलिए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में ये हुकूमत बना के दी है, वही उसको सहारा दे रहे हैं। और चूंकि उनका बड़ा मुतालबा यह है कि गैर मुल्की फौज निकल जाए, तो तालिबान कहते हैं कि ये फैसला तो अमेरिका करेगा कि बाहर निकलना या नहीं निकलना। तो वो कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान की हुकूमत के बस में नहीं है कि वो गैर मुल्की फौज के बारे में फैसला करे। तो अमेरिका ने उनका मुतालबा मान लिया है। अच्छा। 2 बार, एक बार जुलाई में और एक बार अभी हालिया दिनों में 2 बार मुज़ाकरात कतर में हुए हैं। तो ये हमला अपनी पावर को शो करने के लिए था? बिल्कुल, ये तो तालिबान ने अपनी ताकत तो दिखानी है। तो गवर्नर हाउस में पिछले साल भी एक हमला हुआ था, उसमें यूएई के 5 सफारतकार भी मारे गए थे और डिप्टी गवर्नर और काफी अहम लोग। और अभी उसी गवर्नर हाउस में एक और हमला हो गया। और अजीब बात यह है, ये कहा जा रहा है कि जो जनरल अब्दुल राज़िक था, जो कि कंदहार के पुलिस का सरबराह था और जो इसमें मारा गया, तो उसका बॉडीगार्ड था। तो बॉडीगार्ड ने ये हमला किया। तालिबान कह रहे हैं कि ये हमारा आदमी है। बड़ी हैरानी की बात है कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है और बॉडीगार्ड ही अपने जो बॉस हैं उसके ऊपर हमला करते हैं। और न सिर्फ उसके ऊपर बल्कि 3 अमरीकी भी जख्मी हुए हैं और बाकी भी आला हुकाम इसमें मारे गए या जख्मी हुए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब। जनरल साहब, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पान पर, इसका कुछ असर पड़ेगा, मुस्बत असर इन टॉक्स का? देखें जी, कोई भी ऐसे मुज़ाकरात जिसमें अमन आ जाए अफगानिस्तान में, पाकिस्तान का डेफिनेटली असर पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान तो यही बड़े अरसे से कह रहा है और ये बात पाकिस्तान की अभी तो साबित भी हो गई है कि ये लड़ाई बढ़ाई से ये काम हल नहीं होगा, इसमें बातचीत करनी पड़ेगी। सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि असल स्टेक होल्डर्स जब तक बातचीत में नहीं होंगे, वो जो क्वाड्रिलेटरल एक प्लान था जिसमें अमेरिका था और चीन था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान थे, उसको बल्कि अगर पेंटागोनल बना लें, ईरान को शामिल कर लें, तो ये वो लोग हैं जो सही मानों में वहाँ पर अमन के लिए कोशिश कर सकते हैं और ला सकते हैं। इसके बगैर ये बात बनेगी नहीं और अमन उस तक हो नहीं सकता जब तक कि आप तालिबान को साथ शामिल न करें। मेन स्टेक होल्डर है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमारे साथ हैं। ज़फ़र हिलाली साहब में तमाम मेहमान, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।